नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। किसने किसकी हवा निकाली, आपको याद है ना? हमारे राहुल गांधी जी की प्रसिद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने एक पत्रकार को व्यंग से कहा था और निकल गई हवा। लेकिन यहाँ तो मामला पूरी तरह से उल्टा पड़ गया है। यहाँ शरद पवार जी ने राहुल गांधी जी की हवा ऐसी निकाली कि अब कुछ बचा ही नहीं। अब आप ये देखिए कि ये बताया गया पूरी तरह से कांग्रेस जो है वो दो मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही थी, और ख़ास तौर से एक मुद्दे पर, वो है मुद्दा अडानी का। अडानी का मुद्दा क्या है? अडानी का मुद्दा ये है कि अडानी की वेल्थ में, यानी जो अडानी का जो कुल धन है, उसकी जो संपन्नता है, उसमें अचानक वृद्धि हो गई है। अब उसमें जो अचानक वृद्धि हो गई है वो तो देखी जा सकती है। वो अचानक वृद्धि क्यों हुई है? वो अचानक वृद्धि जो भी हुई है वो उसके शेयर वैल्यू के बढ़ने के कारण हुई है। उनकी शेयर वैल्यू क्यों बढ़ी है? शेयर वैल्यू इसलिए बढ़ी है क्योंकि अडानी ने जो चारों तरफ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, और ख़ास तौर से उसका जो एसेट बेस है, उसके आधार पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो उनकी कंपनीज़ हैं, उनमें जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं, उससे लोगों को बहुत आशा थी या अभी भी है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बढ़ेंगे, इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। अब राहुल गांधी जी का जो पूरा का पूरा जो आरोप जो लग रहा है वो एक रेत की नींव पर आधारित है, यानी फाउंडेशन ऑफ सैंड। वो फाउंडेशन ऑफ सैंड क्या है? उनका कहना है कि भाई ये तो अपनी शेल कंपनीज के माध्यम से इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है 20,000 करोड़ का किया है, और ये सारा का सारा पैसा जो है ये मोदी का है। अब आप ये बताइए, राहुल गांधी जी का जो मानना है, आज से नहीं बहुत दिनों से मानना है, उनका मानना है कि 2014 में उनकी सरकार इसलिए गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने और मीडिया ने उनकी छवि बिगाड़ दी थी। उनकी छवि जो है वो भ्रष्टाचार वाली हो गई थी। अब वो जो भ्रष्टाचार वाली छवि है, वो कहते हैं कि मैं अब मोदी की छवि बिगाड़ूंगा या मोदी की छवि कर दूंगा भ्रष्टाचार वाली, तब मोदी भी चुनाव हार जाएगा। वेरी गुड। वैसे तो यदि देखें तो थियोरी में तो बहुत अच्छा लगता है ये प्रपोजल, लेकिन इसमें बहुत बड़ी पेच है, और वो जो पेच है वो शरद पवार ने बता दिए, खुल के बता दिए। चूँकि शरद पवार जो हैं वो कांग्रेस के सहयोगी हैं और बहुत अनुभवी और बहुत चतुर नेता माने जाते हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा जो गुब्बारा था अडानी वाला, वो तो ऐसा लगता है कि फुस हो गया। पहले बात करते हैं शरद पवार ने आखिरकार कहा क्या। आप ये देखिए कि अडानी के ऊपर जाकर इन्होंने तरह तरह की बातें की। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। हिंडनबर्ग जो है वो स्वयं की स्वीकारोक्ति से स्वघोषित रूप से एक शॉर्ट सेलर है। शॉर्ट सेलर क्या होता है? शॉर्ट सेलर वो होता है जो मंदी में पैसा कमाए। ये भी एक प्रकार का शेयर मार्केट में एक सट्टेबाजी का ही रूप है। वो कैसे होता है कि जो शॉर्ट सेलर होता है वो शेयर बेच देता है इस आशा में कि जिस पार्टी का शेयर वो बेच रहा है उसके भाव कम हो जाएंगे। अब वो ये जो शेयर बेचता है वो उसके पास होते नहीं हैं, उसका रियल पोजीशन नहीं होता उसके पास, वो उनको बेच देता है आशा में। क्योंकि सेटलमेंट के लिए आजकल, अभी भी, पहले तो 2-2 हफ्ते दिए जाते थे सेटलमेंट के लिए कि जो शेयर आपने बेचे हैं वो आप फिजिकली दें, प्रोवाइड कराएं, उपलब्ध कराएं। तो ये इन्होंने बेच दिया एक दाम पर, और उसके तुरंत बाद उसके भाव गिर गए। तो अब जब सेटलमेंट का टाइम आया तो उन्होंने उन कम दामों पर बाज़ार से खरीद के और वो सेटलमेंट कर दिया।
ये कार्यक्रम होता है। इसमें जो है वो पैसे बना लेते हैं लोग। तो हिंडनबर्ग क्या करता है कि हिंडनबर्ग तो ये दाम गिराने का काम करता है। यानी जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की अडानी के बारे में ग्लोबल मीडिया पर, जिसमें कहते हैं कि सोरोस इत्यादि का भी हाथ था, तो उससे पहले उसने इनके जो बॉन्ड थे, जो ग्लोबल बॉन्ड इन्होंने जारी किए हुए थे, उन ग्लोबल बॉन्ड पे उन्होंने पोजीशंस ले ली। यानी वो पोजीशंस उन्होंने खरीद ली, फिर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट जारी करते ही जब भाव गिरे, उसमें भी काफ़ी हेर फेर हुआ, क्योंकि क्रेडिट स्विस वालों के साथ में मिलकर हिंडनबर्ग और कतर इत्यादि ने उन बॉन्ड्स को और गिराया। जब क्रेडिट स्विस ने ये कह दिया कि साहब कि हम इसको जो है ऑनर इसको डाउनग्रेड करते हैं इन बॉन्ड्स को, तो और गिरे, और उन बॉन्ड्स को लेकर हिंडनबर्ग ने पैसे बना लिए। तो अब शरद पवार जी क्या कहते हैं कि शरद पवार जी ने साफ साफ कह दिया कि जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग का उनका स्वयं का इतिहास देखना चाहिए। हिंडनबर्ग कोई स्वयं दूध के धुले हुए नहीं हैं। तो इसलिए इस तरह की किसी फर्म की रिपोर्ट के आधार पर किसी भारतीय कंपनी पर दोषारोपण करना उचित नहीं है। निकल गई हवा, निकल गई इस गुब्बारे की हवा, और ऐसी निकली कि बाद में जो और उन्होंने कहा, जो दूसरी बात उन्होंने कही, क्योंकि अडानी मामले को हिंडनबर्ग के आधार पर उछालने के बाद राहुल गांधी जी का जो दूसरा पैंतरा था वो ये था कि इसके ऊपर जेपीसी होनी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए। अब ये मामला इतना उछाला गया है मीडिया में कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका सुओ मोटो संज्ञान ले लिया। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कई बातों पर, किन बातों पर सुओ मोटो संज्ञान लेते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि जब हिंसा में हिंदू मर रहे होते हैं, हिंदुओं के त्योहारों पर आक्रमण हो रहा होता है, पूरी तरह से एक घृणा का माहौल बनाया जा रहा होता है, तब सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो सोया रहता है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा मामला आता है जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ साहब की कोई जो रूलिंग पार्टी है उसको तकलीफ़ हो सकती है, तो इसमें वो फटाफट एक्टिव हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है। लखीमपुर वाला मामला आपको याद होगा। लेकिन अभी जो मामले हो रहे हैं, चाहे वो ससाराम में हो और चाहे वो नालंदा में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, तो सुप्रीम कोर्ट कोई सुओ मोटो नहीं लेता है। यहाँ तक कि मनीष कश्यप वाला जो मामला आया, उस मनीष कश्यप में भी सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नहीं लेता है। जुबैर के प्रति जो उनकी सहानुभूति थी वो बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन मिल्क ऑफ काइंडनेस, से पूरी तरह से ओतप्रोत थी। अब यहाँ उन्होंने ले लिया भाई, और लेकर एक एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट कर दी। उसका नाम ये कहा कि हम जो है वो इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो अब शरद पवार जी क्या कहते हैं? शरद पवार जी कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट कर दी, जिसमें फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, जिसमें बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं, जिसमें मार्केट के एक्सपर्ट हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपर्ट हैं, तो जब वो एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट कर दी है, तब जेपीसी की मांग का कोई औचित्य नहीं है। पार्लियामेंट डिसरप्शन नहीं करना चाहिए था। अब आप बताओ कि पहले ही हवा निकाल दी, और कहीं किसी कोने में थोड़ी बहुत बच रही होगी तो उस गुब्बारे में पूरा पंक्चर ही कर दिया। हवा का तो अब स्कोप ही नहीं रहा कि अब कोई दूसरी प्रकार से हवा भरी जा सके। अब आप ये देखिए कि हमारे राहुल गांधी जी बहुत दिनों से चुप हैं। क्यों? कि शरद पवार ने इससे पहले भी इनकी हवा निकाली थी सावरकर वाले मामले में, और सार्वजनिक बयान भी दे दिया था उसके ऊपर। तो शरद पवार जी जो हैं उन्होंने तीन झटके दे दिए, तीन झटके राहुल गांधी को, और राहुल गांधी का इस समय कोई किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, और इन तीनों मामलों पर वो चुपचाप बैठे हैं। तो अब आप ये बताइए कि वह पार्टी जिसका प्रमुख नेता
एक मुद्दे को लेकर जा रहा है, कह रहा है कि मैं इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाऊंगा और उस चुनावी मुद्दे की हवा उनका जो सबसे पुराना, सबसे अनुभवी, महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाने वाला शरद पवार निकाल देता है। तो फिर क्या बचा? वैसे शरद पवार जी के बारे में ये प्रसिद्ध है कि जिसने शरद पवार से हाथ मिलाया उसका काम तमाम हुआ। उद्धव ठाकरे के मामले में हम देख ही रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का काम तो लगभग पूरी तरह से तमाम हो ही चुका है। अब शरद पवार जी जो है पूरी तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस का काम तमाम करने की मुहिम पर ऐसा लगता है कि लग गए हैं। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या उन्होंने पीठ पीछे कोई समझौता कर लिया है, या वे स्वयं ये जानते हैं कि ये मुद्दा चलने वाला नहीं है, इस मुद्दे पर आगे चलेंगे तो न केवल कांग्रेस को नुकसान होने वाला है, उनकी स्वयं की पार्टी को भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि महाराष्ट्र में कम से कम पार्लियामेंट्री इलेक्शन में तो अब स्पेस ही नहीं रही उनके पास। अब उनकी उम्र भी जो है वो 80 से ऊपर जा चुकी है। तब उनको जो है, क्योंकि वो भी एक परिवारवादी पार्टी है, तो उनको भी अपना हिसाब किताब तो करना ही है। अब सुप्रिया सुले और अजीत दादा पवार में वो झगड़ा पहले से ही चल रहा है। अजीत दादा पवार अगर अलग निकल गए तो फिर सुप्रिया सुले का क्या होगा? उनके समक्ष यह समस्या है कि वह अपनी जो वंशावली है उसको कैसे सेट करें। इसलिए भाई बहुत बुरा हुआ। हमारी पूरी सहानुभूति है श्रीमान राहुल गांधी जी के साथ में। पहले ही वो जूझ रहे हैं न्यायपालिका से जूझ रहे हैं, न्यायपालिका से लड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, किसी को यह स्पष्ट नहीं है। सांसद का पद चला ही गया, मकान भी खाली करना पड़ गया। तो भाई बहुत बुरा हाल है। और लगता नहीं है कि उनकी जो टीम है, जिसमें से लोग लगातार निकलते चले जा रहे हैं, अनिल एंटनी निकल गए और आज CR केशवन निकल गए। ऊपर से आज मैं देख रहा था कि कई चैनल्स पे एक एंटनी के उस पुराने बयान को दिखा रहे थे कि भाई ये जो है ये नहीं चलेगा आप, कि आप दूसरे धर्मों को, तो जो लोग चर्च जाते हैं उनको तो आप ग्लोरीफाई करें, और जो लोग मंदिर जाते हैं उनको आप सॉफ्ट हिंदुत्व कह के उनका अपमान करें। ऐसा रहेगा तो फिर मोदी को तीसरी बार जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैं AK एंटनी से और शरद पवार से दोनों से सहमत हूँ। राहुल बाबा थोड़ा अपने जो लेफ्टिस्ट आसपास बैठा रखे हैं ना, उनसे थोड़ा बाहर निकल के किसी रिट्रीट पे जाओ, किसी साधु संत की और किसी हिंदुत्ववादी की शरण में जाओ, अब हो सकता है हमारा कल्याण हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।